हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं संजीत कुमार मंडल और अभी हम लहरियासराय के बेलभद्रपुर में हैं। यहाँ पर आए हैं शेखर क्लासेज, डायरेक्टर हैं। थोड़ा कैमरामैन से आग्रह कि थोड़ा इधर बोर्ड को घुमाएं और थोड़ा कैमरा को घुमाएं। निखिल गौरव सर, डॉक्टर साहब, डायरेक्टर सर, मैडम, उपस्थित सारे अभिभावकगण और छात्र, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अंशुमा को, आज के जो हमारे स्टाफ हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आपके माता पिता को। अरे सक्सेस जो होता है, हमेशा लगता है आदमी को कि किसी एक आदमी को सक्सेस मिला है। सक्सेस कभी एक का नहीं होता है, इसके पीछे इनके माता पिता का बहुत सेक्रीफाइसेस होगा। इनके पीछे आज आप मेरे चेहरे से समझ सकते हैं कि पसीने से लथपथ हमारे प्रोफेसर साहब, हम लोग सब लोग हैं। आज एसडीएम दरभंगा इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर थे। प्रोफेसर साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। रूपम सिन्हा जी चंडीगढ़ से मैथमेटिक्स की टीचर स्पेशल इनवाइटी होके आई थी और कई तरह के लोग, शहर के जाने माने नेत्र चिकित्सक डॉक्टर आशीष शेखर सर और कई सारे शिक्षा जगत के लोग आज इस भीषण गर्मी में इन बच्चों और उनके माता पिता को पुरस्कृत करने आए हैं। इनमें सबसे बड़ी बात है कि ये पुरस्कार उन बच्चों को इस संस्था की ओर से नहीं, उनके माता पिता के हाथों से दिलाया गया है और इस संस्था और इनके संरक्षकों का ये मानना है कि उनके माता पिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जो शिक्षक से भी बड़े होते हैं। अब सवाल आता है बिहार बोर्ड के बच्चे, कोई भी बोर्ड के बच्चे हों, अगर उसमें बेसिक आईक्यू है तो बिहार बोर्ड हो कि पंजाब बोर्ड हो कि सीबीएसई हो, सारे बच्चों में अगर कायदा से मेहनत किया जाए, उन्हें दिशा और उनकी दशा पर काम किया जाए तो वो बिल्कुल करेंगे। हर बच्चे में टैलेंट होता है, शिक्षक उसको समझ नहीं पाता है या शिक्षक आज के व्यावसायिक युग में इस हद तक अपने विद्यार्थियों से जुड़ नहीं पाता है। इस संस्था में बहुत सीमित बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए कि शायद हम लोग अपने बच्चों से कनेक्ट कर पाते हैं, उनके छोटे बड़े प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं और फिर उनके लिए उनके हिसाब से एक प्रोग्राम प्लान कर पाते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ हम लोग कक्षा 9 से लेके 12वीं तक का सीबीएसई और 11वां और 12वीं बिहार बोर्ड और उसके ऊपर सिलेबस इंग्लिश का पोस्ट ग्रेजुएशन तक लैंग्वेज लैब के द्वारा हम लोग पढ़ाने के कारण थोड़ा हम लोग बेहतर रिजल्ट दें। सर ऐसा भी होता है कि बच्चे जब एक बार, 2 बार या 5 बार के बाद नहीं निकलता है, उसमें धैर्य का जो है कमी होने लगता है। उस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों के लिए? ऐसा हमारे यहाँ के बच्चों के साथ नहीं है। 3 साल से 4थे साल बच्चे हमारे यहाँ से जरूर निकलते हैं और उसके पहले मैं किसी को आश्वासन देने की स्थिति में नहीं रहता हूँ। 3 साल किसी भी प्रायोगिक परीक्षा के लिए अनिवार्य है। पहला साल वो उस परीक्षा से परिचित होते हैं, दूसरा साल उसकी तैयारी करते हैं और तीसरे साल अपनी कमियों को छोड़ के टेस्ट पेपर या सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। आज के दौर में बच्चों को एक आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा। मैंने देखा है कि आपका चैनल यूट्यूब पर बहुत अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ है, खास करके ग्रामीण इलाकों में वैसे लोगों के साथ आप लोग काम कर रहे हैं और आपके चैनल से वैसे लोग लाभान्वित होंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको आजकल के बच्चे दिग्भ्रमित होके YouTube से और इससे तैयारी करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि YouTube से या अन्य चैनलों से बच्चे तैयारी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें बच्चों को पहले से जानना होगा। अगर उन्हें बेसिक चीज़ों का पता नहीं होगा तो फिर वो इस पर काम नहीं कर पाएंगे। पहले उनको एक योग्य शिक्षक के संरक्षण में रह के कुछ मूल बातें सीखनी होंगी, जो बातें इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूट्यूब नहीं सिखा सकता। अगर कोई मुझे कहता है मैं 23 वर्ष से पढ़ाने और पढ़ने में हूँ कि मैथमेटिक्स को यूट्यूब से पढ़ लेगा, तो मुझे नहीं लगता है ये सब। अगर कोई और भी बात है और अगर लोग 1 डायमेंशनल पढ़ता है तो 1 डायमेंशनल पढ़ने के कारण उसको तो एक ही तरफ की बातें आती है, बाकी लोग तो आता नहीं। शिक्षक रोज पढ़ने और पढ़ाने के कारण तरह तरह का क्वेश्चंस उनके पास आता है, उसको वो सॉल्व करते हैं। अन्य बच्चों के साथ भी विद्यार्थी इंटरैक्ट करता है तो उसको अपनी भी स्थिति पता लगती है
और वो अपनी बातों को समझ पाता है। किसी भी प्रायोगिक परीक्षा को पास करने के लिए अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है। उत्तरी बिहार के बच्चे अंग्रेजी में खास करके मार खा जाते हैं। यहाँ के बच्चे बुद्धिमान हैं, हमारे पानी में बुद्धि है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। इस बार के आईएएस के भी रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो कई जगह हमारे यहाँ के बच्चे हर साल परचम लहराते हैं आईएएस के भी परीक्षा, लेकिन अंग्रेजी की बात अगर आप करें तो यहाँ बच्चे पिछड़ते हैं। अंग्रेजी हम लोगों को शुरू से समझा दिया जाता है कि ये राष्ट्रीय भाषा नहीं, ये हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी पर ध्यान न दें। तो नहीं देने के बाद फिर कंप्यूटर क्यों चलाते हैं, दवाई क्यों अंग्रेजी खाते हैं, क्यों नहीं दवाई का हिंदीकरण हुआ, क्यों नहीं कोविड-19 हिंदी में बोला गया। अगर अंग्रेजी के साइंस एंड रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च अंग्रेजी में क्यों हो रहा है और अंग्रेजी को हटाया तो सर हिंदी बात करते हैं, लेकिन सब चीज़ तो अंग्रेजी में हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम अंग्रेज बन जाएं और उनकी नकल करके हैप्पी बर्थडे वाला केक काटें। आपको अगर अंग्रेजियत से चिढ़ है तो वो लोग हैप्पी बर्थडे वाला केक ना काटें, लेकिन काम लायक अंग्रेजी पढ़ें। अगर आज हम अंग्रेजी नहीं जानते तो हम चाइना को ग्लोबल मार्केट में बीट नहीं करते। चाइना को बीट करके हमारा सबसे बड़ा जो सॉफ्ट पावर बना वो हमारा बना सॉफ्टवेयर, और उसके बदौलत हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बैठ गए क्योंकि हम अंग्रेजी आती थी। नहीं तो चाइना तो हमसे ज़्यादा उसके पास वर्क फोर्स था। अब आती है कि अंग्रेजी सीखे कैसे। अंग्रेजी आपको स्वतः सीखना होगा और किसी योग्य शिक्षक के अंदर। आपको बेसिक वर्ड मीनिंग्स याद करने होंगे। ये कह देने से कि अंग्रेजी हम नहीं पढ़ेंगे और मोबाइल चलाएंगे, ये नहीं चलेगा। आपको बेसिक वर्ड मीनिंग्स अंग्रेजी की सीखनी होंगी, बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर सीखने होंगे, और उसके बाद ही जो मकान जितना नीचे है वही उतना ऊंचा होता है। ये बातों से अंग्रेजी नहीं चलेगी, मैथमेटिक्स नहीं चलेगा, रीजनिंग और ये नहीं चलेगा। ऐसे उथले बच्चे कम्पीट नहीं करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर मुरारी शरण वर्मा, रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और हेड, और इतने बड़े जानकार अपने विषय के, जो यूपीएससी के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, मैं आग्रह करूंगा हमारे मुख्य अतिथि से कि वो इस पर प्रकाश डालें। आज का वीडियो खास करके युवाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कुछ खास होने वाले हैं, क्योंकि आज हम ऐसे अनुभवी व्यक्ति से बात करते हैं, जिस व्यक्ति से बात करते हुए हमें भी काफ़ी अनुभव सीख मिल रहा है। और हम बात करते हैं सर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। वो अपने मनोबल को खो देते हैं और उसके अंदर मोटिवेशनल पावर नहीं रह पाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, जो सबसे पहली 3 चीज़ें बहुत आवश्यक है। पहला तो वही है कैंडिडेट कैसा है, दूसरा किस प्रकार के टीचर के कांटेक्ट में वो आया है, और तीसरा एनवायरनमेंट। ये 3 चीज़ें निर्धारक चीज़ें। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो कैंडिडेट ही है। कैंडिडेट में वो हौसला होना चाहिए, कैंडिडेट में मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, और कम से कम मिनिमम जो योग्यता चाहिए वो योग्यता भी उसको होनी चाहिए। तो सारा भार तो कैंडिडेट पर ही है, करना तो कैंडिडेट को ही है। लेकिन कैंडिडेट उसमें यदि कोताही बरतता है, यदि अध्ययन को उस रूप में वो नहीं लेता है, सिंसियरली नहीं लेता है, तो और सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो सबसे पहला तत्व है वो है कैंडिडेट कैसा है, किस प्रकार वो मेहनत करता है, किस तरह से वो अपने को अध्ययन में लगाता है। ये बहुत सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है जो हम पर जिसको कहते हैं टीचर। तो ज्ञान तो टीचर के ही माध्यम से आता है। तो जब वह टीचर के संपर्क में आता है, उससे इंटरेक्ट करता है, तरह तरह की चीज़ें सीखता है, उससे वह मोटिवेटेड भी होता है, और वो टीचर जो इन्फॉर्मेशनल आउटपुट भी देता है, साथ ही साथ वो मोटिवेट भी करता है, और साथ ही साथ जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत भी करता है। तो बिना टीचर के ये काम नहीं हो सकता। लेकिन सवाल है कि टीचर कैसा होना चाहिए। टीचर भी ऐसा होना चाहिए जो कॉम्पिटेंट। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो खुद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से नहीं निकल सकते हैं, वो टीचर हो गए, किसी भी तरह से टीचर हो गए, लेकिन वो क्या उत्साहित कर सकते हैं या वो क्या इनपुट दे सकते हैं। तो टीचर्स में भी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस जो है बहुत ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। और तीसरी बात यह है, टीचर भी हो
स्टूडेंट भी हो, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं हो तो फिर आदमी लड़खड़ा जाता है। दिल्ली भाग करके बच्चे क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? ये सब क्या वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं? टीचर्स भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि एक एनवायरनमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ जमा होते हैं, भारत के कोने कोने से वहाँ आए रहते हैं, तो एक वातावरण रहता है कि हमको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में करना है या बहुत सारे एग्जामिनेशन से हमें निकलना है, तो एक एनवायरनमेंट होता है, लोग देखा देखी करते हैं, उनसे लोग मोटिवेटेड होते हैं, तो वो एनवायरनमेंट होता है। वो एनवायरनमेंट जो है वो हमारे यहाँ है या नहीं है, ये भी एक सवाल होता है। तो मैंने जो सेकंड क्लासेस में देखा आगे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट देखा, उस एनवायरनमेंट के लिए मैं निखिल गौरव जी को भी धन्यवाद देता हूँ। जो जोश खरोश देखा, जो देखा कि बच्चे किस तरह से मोटिवेटेड हैं, तो मोटिवेटेड यदि हैं, उनमें लगन है, उनमें तत्परता है, तो वो आगे बढ़ेंगे। अब एक दो बार यदि आदमी असफल भी हो जाए तो यह नहीं मानना चाहिए कि भाई हमें नहीं हो सकता। आजकल तो जितने अच्छे अच्छे लड़के करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो कर पाते हैं, कितने ऐसे हैं जो टॉपर्स हैं, कई चांसेज उन्होंने एग्जामिनेशन दिए और उसके बाद फिर वो सफल। इनसे भी आदमी को सीख लेनी चाहिए कि आखिर फर्स्ट चांस में तो बहुत कम ही लोग निकल पाते हैं, सेकंड चांस, थर्ड चांस, कितने चांसेस वो एग्जॉस्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो निराशा नहीं होनी चाहिए, बराबर उत्साह बनाए रखना चाहिए और बराबर पढ़ाई में अपने आप को लगाना चाहिए। तो ये हमने तीन चीज़ें यहाँ देखी। सबसे पहली बात तो इन्होंने कही कि भाई एवरेज स्टूडेंट, अब जहाँ भी आप जाएंगे, ऊंचे ऊंचे संस्थानों में जाएंगे, तथाकथित संस्थानों में जाएंगे, तो वहाँ तो चुन करके स्टूडेंट्स आते हैं। जी, जो चुन करके स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें से यदि आपने कुछ निकाल दिया तो ये बहुत क्रेडिट की बात है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, वो यदि आपके यहाँ आते हैं और उनमें से यदि कुछ को भी निकाल दिया तो ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वैसे एवरेज स्टूडेंट्स को ये लेते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि उनके साथ जो इमोशनल टाइज भी इनका, ये बच्चों के समान उनको रखते हैं, बच्चों के समान उनकी देख रेख करते हैं, बच्चों के समान उनको पढ़ाते लिखाते हैं और उनके भविष्य में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। तो एक इमोशनल टाइज है। और तीसरी चीज़ ये है कि कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी इन्होंने लगाए हैं, जैसे कहा कि हमने लैंग्वेज लैब लगा दिया है, तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी इन्होंने लाए हैं। तो इसलिए यहाँ का वातावरण जो है वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अनुकूल दिखाई पड़ता है। तो ऐसे वातावरण में यदि बच्चे पढ़ने आवें तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और उनमें जो भी अंतर्निहित योग्यता है, जो पोटेंशियलिटी है, उस पोटेंशियलिटी को निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सर बोले हैं कि नॉर्मल बच्चे यहाँ पर आते हैं और नॉर्मल बच्चे में रिजल्ट लाना एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो जो एवरेज को सवाल है, एवरेज कोई पुअर नहीं होता है, आप कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं, तो अधिकतर लोग तो कम ही टैलेंट वाले होते हैं, लेकिन एक पोटेंशियलिटी होती है, जिस पोटेंशियलिटी को पहचानने का काम, आइडेंटिफाई करने का काम शिक्षक है। तो कई ऐसे बच्चे आते हैं जो मेरे संपर्क में भी आए, जिनको कोई अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने महसूस कर लिया कि इसमें पोटेंशियलिटी है। तो जब पोटेंशियलिटी मैंने समझ ली तो अब क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी पोटेंशियलिटी को हम उभार सकें, आगे बढ़ा सकें, और उसमें हमने मेहनत करवाई। लड़का भी बहुत सिंसियर था, जिसने बड़ी सिंसियरिटी के साथ मेहनत की, तो आज काफ़ी आगे बढ़ गया। तो इसीलिए ऐसी बात है, टैलेंट तो सब में है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, पोटेंशियलिटी सब में है, लेकिन पोटेंशियलिटी कितनी है और उसको हम किस तरह से प्रकाश में लाते हैं, किस तरह से उसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये चीज़ सबसे ज़्यादा। तो दोस्त, आप अभी जो देख रहे थे, खास करके यह वीडियो युवाओं के लिए और जो बच्चा तैयार करते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास से शेयर करें। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।